सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली आपका डी डे आ चुका है, यानी द एग्ज़ाम डे 6 अगस्त। कल संडे को आप लोगों का CAPF का एग्ज़ाम है और कुछ टिप्स रहेंगी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, पेपर 1, पेपर 2 और कुछ जनरल एडवाइसेस। तो पहले सबसे देख लेते हैं पेपर 1 एडवाइसेस, बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए हुए। कुछ चीज़ें जो आपको पेपर 1 में ध्यान रखनी है, और एक एडवाइस भी, ये मतलब ऐसे ही मैंने नहीं लिखा दिस में सेव योर अटेम्प्ट, बिकॉज एक एक मार्क की जो वैल्यू है आपको तब पता चलेगी जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू दे आएंगे, और उसके बाद फिर जब रिज़ल्ट की बारी आएगी तब वहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसमें जाके आपको कहीं रियलाइज़ होगा कि एक एक नंबर की वैल्यू कितनी होती है। एक नंबर की वैल्यू इतनी होती है कि आप पहली बात तो रिटर्न में छट सकते हैं, फिर फाइनल में या तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से छट सकते हैं, या फिर आपको जो प्रेफर्ड फोर्स है वो नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक एक मार्क पे डिपेंड करती हैं। तो इसमें दी गई एडवाइसेस को ज़रूर फॉलो करिएगा, और अगर इसमें से एक भी एडवाइस अगर आपका एक भी नंबर बचा लेती है तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती है। तो पेपर 1 की अगर बात करें, सबसे पहली एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी, प्ले एट योर स्ट्रेंथ्स। प्ले एट योर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रैटेजिकली पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि जैसे स्टार्ट खोला पेपर, सबके सेट्स अलग हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसी में घबरा गया कि पेपर बहुत टफ है। जजमेंट तुरंत मत बनाइए पेपर को लेके कि पेपर टफ है, ईजी नहीं। प्ले एट योर स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं? आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है साइंस, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है पॉलिटी, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है ज्योग्राफी। तो इनके क्वेश्चंस को पहले टारगेट करके करिए, रादर दैन कि आप के शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन अगर मैथ्स के आ गए, या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आ गए, एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा नहीं कि उनको देख के आप जज कर रहे हो पेपर को कि बहुत टफ है। आपको पहले साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी को टारगेट करना है, जो कि यूजुअली लोगों के आसान होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं जनरली। बाकी अगर आपका मैथ्स या फिर जो भी सब्जेक्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, लेकिन जो भी आपके स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपको पहले केटर करना है, सबसे पहले उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि वो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दें। दूसरी एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी कि बी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार होता है बी केयरफुल वाइल रीडिंग दी क्वेश्चंस। कई बार ये होता है कि आप नोट नहीं देखते हैं, आप छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन में मिस कर देते हैं, जिसकी जो चीज़ आप, जो रियलाइजेशन आपको जब एग्ज़ाम दे के, जब आप उसी दिन, जब कल आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो शाम को ही ऑलमोस्ट सभी आंसर की अपनी दे देते हैं। तो कल ही आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके कितने रफली मार्क्स बन रहे हैं। जो आप देखोगे कि यार मैच कराओगे, यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो बहुत रिग्रेट होता है। इस वजह से सबसे पहली चीज़ ये है, प्ले एट योर स्ट्रेंथ्स, उनको पहले अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करते वक्त हर क्वेश्चन को बहुत ही सावधान रहें कि नॉट लिखा है, क्या लिखा है, और उसी हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्लियर है? तीसरा मेरी तरफ से टिप ये रहेगा कि अटेम्प्ट द पेपर एट मल्टीपल, मतलब कि उसको फेज्ड मैनर में आपको अटेम्प्ट करना है। और आई थिंक ये सब जानते होंगे कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं, और ये करने के बाद बबल को फिल करने का वेट नहीं करना है कि लास्ट में आराम से करेंगे। साइमल्टेनियसली आपको बबल फिलिंग भी करनी है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ, उससे वो भी उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है। जो मैं फॉलो करता था वो ये था, बाकी आप ने अगर आपने भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, खुद से अटेम्प्ट किए होंगे, टेस्ट सीरीज टेस्ट दिए होंगे, तो जो आपके लिए सूट करता है उसको फॉलो करिए। बट जनरली मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि लास्ट के लिए मत छोड़ के रखिएगा, नहीं तो अगर ये हो गया कि आप बबल्स नहीं भर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो उससे बड़ा रिग्रेट तो और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से जैसे आपने पहले एक अटेम्प्ट किया पूरे पेपर का, जो भी आसान क्वेश्चन आते थे उनकी बबल फिलिंग कर ली, फिर दोबारा राउंड में, तीसरे राउंड में उसकी आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर आपको लगता है इसमें 2 ऑप्शन में डाउट है, तो उसको मार्क कर दें, और याद रखें कि आपको कब अटेम्प्ट करना है, दूसरे गो में, तीसरे गो में। क्योंकि अगर आपको आता हुआ कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, फिर वो आप नहीं कर पाया आखिर में, फिर आपने देखा ये तो मैंने मार्क कर रखा था एग्ज़ाम में, कि ये, फिर आप मतलब घर जाके आपने देखा कि ये तो मैंने मार्क कर रखा था, तो मैं अटैम्प्ट ही करना भूल गया। इस वजह से खिचड़ी मत पकाइएगा पेपर में, बहुत ही कायदे के साथ। ये तो आप डिफरेंट पेन कलर का यूज़ कर सकते हैं अटैम्प्ट करने के लिए, वैसे करने के लिए, और वहाँ पर वैसे तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि कितना टाइम नहीं रहता कि आप पेन चेंज करते हैं, बट आपको ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रखनी है कि मैं क्या करूँगा, जिससे मुझे लास्ट से पता चल जाए कि ये क्वेश्चन को मुझे बाद में आके देखना है। बिकॉज आप हर क्वेश्चन को तो पहले गो में नहीं कर सकते हो ना, फर्स्ट गो में तो आपको उन क्वेश्चन को करना है जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं। फिर 4th चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि डो नॉट लूज़ फोकस थ्रू आउट दीज 2 आवर्स। फोकस नहीं खोना है। होता क्या है, साइन करवाने को ही आ गया, थम इम्प्रेशन तो आई थिंक नहीं लगता है,
पता नहीं, याद नहीं मुझे इतना, लेकिन साइन करवाने आ गया, फिर कोई बीच में पानी लेके आ गया, ये चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देती हैं। होता ही है जब आप ये अपने आंसर की को फिर चेक करते हो कि यार शुरू में तो ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन सही है, आखिर में सही है, बीच वाले काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए। ये यूजुअली तभी होता है जब आप या तो खुद की एक तरह से जो माइंड चैटर है उसमें खो जाते हो कि यार मेरा पेपर इतना अच्छा जा रहा है, अब तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, अब तो फूलों की बरसात होगी, या फिर अगर पेपर अच्छा नहीं जा रहा है यार अब मेरा क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। आपको बस एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जब तक आप आखिरी क्वेश्चन कर नहीं लेते तब तक गेम खुला हुआ है। जब तक आप पेपर 2 पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, पूरे वो 3 घंटे कंप्लीट नहीं होते पेपर 2 के, तब तक सारी चीज़ें ओपन हैं। जजमेंट तुरंत अपने आप से मत बनाने लगिए, ये हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, अब मेरा नहीं होगा, मेरा तो बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, अब तो मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा। कुछ भी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव जजमेंट आपको नहीं, न्यूट्रल होके, काम होके, एकदम बिना पैनिक किए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है फोकस के साथ, तभी आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। पेपर 1 के लिए सिर्फ मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ, आई अगेन रिपीट, स्ट्रेंथ्स पे खेलना है। शुरुआत में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच से खोलिए पेपर को, आखिरी से अटेम्प्ट करिए, जहाँ भी आपको दिख रहे हैं ये साइंस और पॉलिटी और ज्योग्राफी जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनको पहले अटेम्प्ट करिए। आपको देखना ही नहीं है बाकी क्वेश्चंस को, ठीक है, आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए जो आपको एकदम आसानी से आ रहा है, ठीक है, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। बी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, नॉट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और जो एलिमिनेशन टेक्निक होते हैं जैसे एक्सट्रीम कीवर्ड हो गए, ओनली, ऑल, ऑलवेज, नन, नेवर, इनको लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज जनरली ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब ये स्टेटमेंट वाले जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब ये कीवर्ड्स वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं जनरली। अटेम्प्ट एट मल्टीपल गो, यानी कि आपको पता होना चाहिए, आपने अटैम्प्ट किया होगा कि भाई कितने टाइम में मेरा फर्स्ट गो में एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब एक बार में कर लेता हूँ। फिर आपको टाइम को लेके बहुत केयरफुल रहना है इसमें। पेपर 1 में तो उतना खैर ज़्यादा टाइम का इशू होता नहीं, पेपर 2 में होता है, उसमें कैसे मैनेज करना है अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसको ध्यान से फॉलो करिएगा, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे जो मेरे साथ जुड़े होंगे, जो मैंने टेलीग्राम पर ऑडियोज़ लेना चालू किए थे पेपर 2 के टॉपिक डिस्कशन, तो वहाँ पे मैंने पहले उसमें डिस्कस किया था, फिर से भी आपको बताने वाला हूँ। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मल्टीपल उसमें अटेम्प्ट करना है और खिचड़ी नहीं पका देनी पेपर में, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि आपको कौन से अटेम्प्ट करने अपने अटेम्प्ट करने के लिए लास्ट के लिए छोड़ रखे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी पेपर 2। पेपर 2 में तो सबसे पहली एडवाइस, फंडामेंटल और सबसे पावरफुल एडवाइस ये है कि कंप्लीट द पेपर एट एनी कॉस्ट। कंप्लीट द पेपर एट एनी कॉस्ट। ये कैसे कंप्लीट होगा, कैसे नहीं छूटेगा, उसके लिए ये चीज़ है। क्या चीज़ है कि कीप अ वॉच ऑन योर टाइम। कीप अ वॉच ऑन योर टाइम मतलब ये कि पहली बात तो आप घड़ी वहाँ पे ले जा सकते हैं पेपर 2 में, वैसे तो लगी होती है बट आप वहाँ पे घड़ी ले जा सकते हैं, ठीक है। पहले तो जब मैंने दिया था तो ऐसा ही था, पता नहीं जैसा हो, लेकिन अभी भी जितना मुझे पता है कि वॉच ले जाने देते हैं। इसका बहुत यूज़ पड़ेगा पेपर 2 में। करना किस तरह से यूज़, सबसे पहले अब यहाँ से तीसरा पॉइंट आता है कि पेपर अटेम्प्ट ऑर्डर या फिर टॉपिक को अटेम्प्ट करने का ऑर्डर आपका क्लियर होना चाहिए, शुड बी क्लियर। वो क्लियर होना चाहिए कि आपको किसको पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। विद नो डाउट आपको ग्रामर को पहले अटेम्प्ट करना है, आप इसके बाद लास्ट में करें ऐसे को, शुरू में कर लें ऐसे को, डजन मैटर, वो आपका ऊपर पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन ग्रामर में तो कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए रिगार्डिंग कि इसको पहले करें कि बाद में करें, पहले ही करना है। 20 मिनट में ख़त्म करना है, 20 मिनट्स में ग्रामर को ख़त्म कर दीजिएगा और शुरू में ही करिएगा, बिकॉज ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, इसलिए इसको लास्ट के लिए मत रखिएगा बिल्कुल भी भूल के। तो ग्रामर को आपने पहले अटेम्प्ट करना है, 20 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अब पेपर टाइम पे ना होने, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप में से मैं जितने लोग देख रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों का पेपर छूटने वाला है कल, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको बचा कैसे सकते हो, उसी की मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बचा ऐसे सकते हो, कीप अ वॉच ऑन योर टाइम। छूटता इसलिए, रीज़न इसका क्या है कि शुरू में स्टार्टिंग में स्लगिशनेस रहती है, स्टार्टेड में स्लगिशनेस रहती है, और ब्रेक में क्या करना है उस पर भी अभी बात करेंगे कि ब्रेक में क्या करना है कि स्लगिशनेस और ये ना रहे। स्लगिशनेस इसलिए रहती है कि आपको लगता है 3 घंटे अभी थोड़ी ना ज़्यादा आपको देर है। देर तो तब होती है, एंग्जाइटी तो तब क्रिएट होती है जब आधा घंटा बचता है लास्ट में, लास्ट के 1 घंटे से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। शुरू में नहीं होती एंग्जाइटी, क्यों, अभी तो 3 घंटे हैं, तो आपको शुरू से ही एंग्शियस होना है। अब एंग्शियस इतना नहीं कि भाई पेपर नहीं लिख पा रहे हैं, एंग्जाइटी ज़रूरी है एट अ सर्टन लेवल, ताकि आप शुरू से ही स्पीड अप रहें।
शुरू में तो ठीक है, आपने एकदम सजावट करके लिख लिया, ठीक है। सज्जा सजावट के कितने नंबर आपको मिल जाएंगे? जैसे ग्रामर में तो कोई सज्जा सजावट का कोई वही नहीं है, आपने अगर सही आंसर लिखा है पूरे नंबर, नहीं तो कोई नंबर नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ज़रा ध्यान से इंस्ट्रक्शन इसमें पढ़िएगा, ग्रामर में री राइट दी सेंटेंस लिखा रहता है, री राइट करना होता है, जो फिल इन द ब्लैंक ऐसा नहीं फिल इन द ब्लैंक भर के चले उसमें प्रपोजिशन में इन ऑफ, पूरा सेंटेंस लिखना होता है। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, वो आपको पता होंगी। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि शुरुआत में आराम से जो लिख रहे हैं एकदम सजा के अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं। पहली बात तो ग्रामर में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि ग्रामर को छोड़ के मान लेते आप सजा के ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर मान लो कि 20 में से जनरल अगर किसी को नंबर मिल रहे हैं 11, तो आपको मिल जाएंगे 13, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका चक्कर में क्वेश्चन आपका छूट गया, आंसर कितना मिलेगा? अगर एक भी वर्ड नहीं लिखेंगे, ज़ीरो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये है, तो आपके कितने नंबर लूज़ हुए। अगर आप उसमें एक जनरल ऐसे भी जनरल लिख देते तो ठीक है, इसमें 11 इसमें आपके 13 ना आते, 13 की जगह मैं बोलता हूँ 10 ही आते, 3 नंबर कम आते ना। और जो दूसरा ऐसे लिख देते उसमें 8 नंबर आ जाते, तो फिर भी आप +5 में है ना, तो आप समझिए, ठीक है, अभी भी आप नेट +5 में। तो कभी भी एक सज्जा सजावट करके एक ऑसम ऐसे कभी उस चीज़ को लेके भरपाई नहीं कर सकता है जो आपने एक टॉपिक छोड़ दिया, आपने ऐसे छोड़ दिया, फिर रिपोर्ट छोड़ दिया, फिर आर्गुमेंट छोड़ दिया। छोड़ना तो सबसे बड़ा गुनाह है। भले एवरेज दर्जे का लिखिए, बिलो एवरेज लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। लास्ट में अगर आपका छूट रहा है ना ऐसे, तो क्या करना है? अगर मान लेते हैं कि ऐसे छूट रहा है, पर उस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले कि स्टार्टिंग में स्लगिशनेस नहीं रखनी है। और वो कैसे आप नहीं रखेंगे, चेक रखिए टाइम का। आपने अगर ग्रामर 20 मिनट सोचा है तो 20 मिनट में ही ख़त्म करना है। अगर 25 मिनट लग गए तो आप लिखिए वहाँ पे, किसमें, पेपर में, फिर कहीं पे लिखिए +5, यानी कि मेरा एक्स्ट्रा 5 मिनट चल रहा है। या फिर आप -5 लिखिए, -5, यानी कि मैं 5 मिनट पीछे हूँ। फिर अगर मान लेते हैं कि आपने एक और टॉपिक अटैम्प्ट किया और आप 3 मिनट पीछे हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके बाद आपने रिपोर्ट को अटेम्प्ट किया, रिपोर्ट के लिए आपने 10 मिनट डाल रखे हैं और 10 मिनट की जगह आपको 12 मिनट लग गए, तो -7 लिखिए। फिर आपने फिर मान लेते हैं कि आपने अगली रिपोर्ट 10 मिनट में पूरी कर दी, फिर अगला आर्गुमेंट जिसके लिए आपने 20 मिनट निर्धारित कर रखे थे, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बाकी आपका हो सकता है अराउंड 15 to 20 मिनट्स, तो 20 मिनट निर्धारित कर रखे थे, आपने उसको 16 मिनट में कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने 4 मिनट बचा लिए। तो अब कितना चल रहा है? -3। तो अब हमेशा हर मोमेंट पे पूरे 3 घंटे आप पता है कि मैं कितना आगे हूँ, कितना पीछे हूँ, कितना मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मुझे पता है कि भाई मैं तो अभी 2 मिनट पीछे हूँ, या फिर ऑन टाइम हूँ, या फिर मेरे पास वैसे तो एक्स्ट्रा टाइम शायद ही किसी के पास होता है कि भाई मैं 5 मिनट जल्दी हूँ, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ, तो आपको पता है कि अगर मैं जो आंसर अब मेरे आगे आने वाले हैं ना, उनको मैं आराम से भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। तो अगर मुझे कुछ बड़ा या फिर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पेपर अटेम्प्ट तो पूरा करवाने में हेल्प करेगी, पर प्लस अगर आपको कोई मान लेते हैं आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो आपको पेपर और किसी आंसर को अच्छा बनाने में भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ का चेक नहीं रख रहे हो, इससे होगा क्या? एंग्जाइटी फिर मान लेते हैं लास्ट में लगेगी कि अरे कहीं छूट ना जाए पेपर, उस चक्कर में जल्दी जल्दी सब लिख डाले, फिर बाद में पता चला 5 मिनट तो एक्स्ट्रा बच गए। अब क्या घुइयाँ छीलें बैठ के? तो घुइयाँ नहीं छीलनी है, आपको आंसर को बेटर करना है। घुइयाँ आप घर में भी जाके छील सकते हैं, जब वहाँ जाइएगा तो घुइयाँ ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा अटेम्प्ट करके आना है, ये पहली प्रायोरिटी रखनी है। फिर औसत दर्जे से ऊपर लिखेंगे, वो आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। तो यही होता है कि स्टार्टिंग में आप स्लगिशनेस रखते हैं, वो नहीं रखना है आपको। शुरू से ही स्पीड बरकरार रखेंगे, टाइम चेक में रखेंगे और अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को थोड़ा सही करेंगे। लास्ट टाइम पे स्ट्रैटेजी मत चेंज करिएगा, बट ग्रामर का तो कोई तोड़ वही नहीं होना चाहिए, कोई तू ता नहीं होना चाहिए। ग्रामर ही अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद जो मैंने ऑर्डर अटेम्प्ट किया था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ इस ऑर्डर में किया था। सबसे पहले ग्रामर किया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो छोटे छोटे होते हैं जैसे प्रेसी राइटिंग, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं आपके। प्रेसी के बाद अभी आते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं फिर आर्गुमेंट। मेरे अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लास्ट में रख सकते हैं। यूजुअली होता है क्या, आखिरी में एंग्जाइटी की वजह से दिमाग भी चलना बंद कर देता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट लिखने के लिए मटीरियल तो है, उसमें लिखा रहता है कि ठीक है आपको अपने वर्ड्स में लिखना है कॉम्प्रिहेंशन को, और थोड़े से इलाबोरेट करके लिखना होता है। तो कम से कम अपने वर्ड्स में नहीं कुछ तो लिख पाएंगे ना, क्योंकि पैसेज तो दिया ही हुआ है वहाँ पे। तो अगर दिमाग नहीं भी चल रहा है तो भी वहाँ पे आप लिखाएंगे कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन फिर वही चीज़ ऐसे में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये देख लीजिएगा। तो ग्रामर हो गया, प्रेसी हो गया, और इसके बाद आर्गुमेंट में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एंड आर्गुमेंट में ये है, इसके बाद जब आप आर्गुमेंट अटैम्प्ट करें, ये तो पता होगा पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है, उसके फॉर्मेट में नहीं लिखना है कि पैसेज के फॉर्म में लिख रहे हैं। जब पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे आप, इंट्रो कंक्लूजन मत लिखिएगा शुरू में, मेरे अकॉर्डिंग।
मैंने भी किया था, इंट्रो कंक्लूजन मत लिखिएगा शुरू में, उसके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, ऐसी स्पेस छोड़िएगा जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसी स्पेस छोड़िएगा ताकि एग्जामिनर को ये ना पता चले कि आपने कोई स्पेस छोड़ा है कुछ लिखने के लिए और आपके पास टाइम नहीं था, आप लिख नहीं पाए। ऐसे मैंने किया था, जैसे थोड़ा सा छोड़ दिया कंक्लूजन के लिए आखिरी में, तो अपने आप बच जाएगी। बस यहाँ पे लिखा आर्ग्यूमेंट फॉर लिखा, पॉइंट्स लिखे, कितने पॉइंट लिखने हैं, एवरेज 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही चाहिए, ठीक है, 4 और 4+ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ट्राई करिए बैलेंस करने का आर्ग्यूमेंट फॉर और आर्ग्यूमेंट में, अगर आर्ग्यूमेंट में 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो उसमें भी 4 से 5 पॉइंट लिखे अगेंस्ट में, या फिर अगेंस्ट में 4 से 5 लिख रहे हैं तो बैलेंस करिए। भाई बैलेंस का मतलब एकदम भी नहीं कि 4 होना चाहिए, 5, अरे भाई 1-2 एक्स्ट्रा हो सकता है, इतना कोई वो रिजिडिटी नहीं होती और ना ही कोई यूपीएससी ने ऐसा कुछ बोल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास टाइम बचता है आखिर में, तब इसमें इंट्रो ऐड करिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जगह थोड़ी सी छोड़ी थी, अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, पहले बात तो यूपीएससी ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि आर्गुमेंट में इंट्रो कंक्लूजन लिखना है, तो पहले आप नीड ऑफ द क्वेश्चन को समझिए, उसको कंप्लीट करिए, आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट लिखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इंट्रो कंक्लूजन बाद में लिखिएगा, वो उतना वो नहीं होगा, आपके नंबर लूज नहीं होंगे, यकीन मानिए आप, ठीक है। तो आर्गुमेंट में आपको ये चीज़ करनी है। क्लियर हो गया, पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखना है और थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और आर्गुमेंट जब लिखें तो कोशिश करें कोई एग्जाम्पल डेटा, इससे आप बैकिंग दें। होता क्या है, इतना एंग्जाइटी होते हैं वहाँ पे, याद ही नहीं आता कि कौन सा डेटा, तो थोड़ा सा खुद के माइंड को एक्टिव रिकॉलिंग मोड पे भी लगा के रखना है, ठीक। और अब बात कर लेते हैं ऐसे की किस तरह से आपकी अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसे में। तो ऐसे में सबसे पहले तो 2 मिनट की इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। अभी उस पर भी आते हैं कि अगर छूट रहा है लास्ट में तो क्या करना है। 2 मिनट की आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग रहनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपके पॉइंट्स को सही ऑर्डर में लिखने में। अब आप ऐसे लिखना चालू किए, पता चला आपको लगा ये पॉइंट तो ऊपर आ सकता था, इसको नीचे लिख सकते थे, या फिर ये पॉइंट और आ सकता था, अब तो मुझे अब याद आ रहा है, ये तो जैसे अब मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, कंक्लूजन लिख रहा हूँ, अब मुझे पॉइंट याद आ रहा है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले ही कर लीजिए इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसके इसके ये फॉर अगेंस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट में नहीं करना, ये ऐसे के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पे तो आप सीधे पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर उतना मैटर करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना होता है। फ्लो ऐसे किसके लिए जाना जाता है, थोड़ा सा फ्लो भी आपका अच्छा होना चाहिए ऐसे में, तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, वहाँ पे उतना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से बिना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करना, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट करना, ठीक है, आर्गुमेंट को। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल लिख लिया मैंने, ऐसे कोई पूछा तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एडवांटेजेस, यहाँ पे मैंने लिख लिया डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ऐसे गोला बनाया और यहाँ पे ऐसे 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 करके जो भी मुझे पॉइंट याद आया, आ रहे हैं। और जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो उससे पहले मैं याद करूँगा क्या मेरे पास क्या कोई कोट है इंट्रो के लिए, क्या कोई डेटा है, कोई फैक्ट है। क्योंकि होता क्या, कोट तो आप याद करते हो लेकिन वहाँ लिखना भूल जाते हो यूजुअली। क्यों होता है, क्योंकि आपको याद ही नहीं आता। तो एक्टिव अभी से खुद को बताइए कि जब मैं ऐसे कल लिखूंगा उससे पहले खुद को रिकॉल करूँगी क्या मेरे पास कोई कोट है, कोई फैक्ट है, कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, कोई एक ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी है, फिर कोई एक डीपीएसपी क्या, कोई ऐसा है। ये चीज़ अगर आपके पास है तो आपके पास थोड़ा एडवांटेज है कि आप इंट्रो और कंक्लूजन में उस चीज़ को लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर उसको आप बॉडी में लिख रहे हैं तो इंट्रो में जनरली एडवाइस नहीं किया जाता कि आप अंडरलाइन करें, बिकॉज इंट्रो और कंक्लूजन तो एग्जामिनर वैसे ही पढ़ता है, ठीक है। बॉडी में हमें चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, इसलिए चीज़ों को अंडरलाइन करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। डब्बा भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डब्बा बना सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट मतलब हाईलाइट इन द सेंस हाईलाइटर लेके नहीं जाना है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा आता है ये कि पेन कौन सा यूज़ करना है, ये भी बहुत डाउट आता है। पेन, तो पेन देखिए यूपीएससी ने अगेन नहीं बताया है कि भाई कौन सा पेन यूज़ करना है। वो बोलता है बॉल, जो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है उसको बबल्स भरने के लिए यूज़ करना है, फिर जो भी आप क्रेडेंशियल्स भर रहे हैं पेपर 2 में उसके लिए, जो आप आंसर्स लिख रहे हैं उसके लिए कुछ भी उसने नहीं बोला है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखा था, लेकिन वैसा पेन जिसकी जो निब है वो थोड़ी सी मोटी है, और वो नया पेन नहीं। नया पेन क्या होता है, बहुत ही स्मूथनेस से नहीं चलते नए पेन, पुराने पेन लेके जाइएगा, ठीक है। पुराने पेन काफ़ी, और ये डॉट पेन की मैं बात करूँ, वो जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं, बाकी जो जेल पेन होते हैं वो तो नए हो चाहे पुराने वो चलते ही हैं। जो पायलट पेन जो आते हैं वो भी आपके चलते ही हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। लेकिन अगर डॉट पेन से लिख रहे हैं तो पुराने वाले को लेके जाइएगा, उससे काफ़ी फास्ट, थोड़ा सा तेज़ी से चलता है, ठीक है। और वो होना चाहिए, उसका पकड़ने का जो जहाँ पे आप पकड़ते हैं वो मोटा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको 3 घंटे लिखना है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रखी होंगी और आपको पता है कि कौन सा पेन लेके जाना है, ठीक है। नया नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ चलना चाहिए। ये थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि होता है कि कई बार अगर बहुत स्मूथनेस से चलता है तो थोड़ा टाइम बचता है, और वो टाइम काफ़ी एक लास्ट तक 3 घंटे में वो काफ़ी 5 से 10 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दे देता है वो, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम है, ठीक है।
इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी कि ऐसे में क्या करना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कोड को लेके, डेटा, फैक्ट, इंट्रो, कंक्लूजन के लिए आपको अगर कोई एसडीजी याद आ रहा है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी है, कोई डीपीएसपी है, तो उसको आपको कोट करना है, बॉडी में चीज़ों को अंडरलाइन करना है और उसमें डब्बा बना सकते हैं। बहुत सारे रंग बिरंगों पेनों का यूज़ मत करिएगा, अलाउड है लेकिन टाइम देख लीजिएगा। पहली बात तो पूरा पेपर होना चाहिए। अंडरलाइन तो जब आप बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपका पूरा पेपर हो गया तो अगर आपको दूसरे पेन से कुछ सजावट करनी हो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है आपने। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 मिनट बाकी हैं लास्ट में, ठीक है, एग्जामिनर ने बोला 5 मिनट्स रिमेनिंग, ठीक, आपका एक ऐसे छूट रहा है, एक ऐसे है आपका, या फिर मान लेते हैं कुछ ऐसी कंडीशन है कि 12 मिनट बाकी हैं या फिर 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10 मिनट बाकी हैं, फिर 15 मिनट बाकी हैं और आपको 2 ऐसे लिखने हैं। लेकिन आपने तो क्या सोचा था कि हम भाई 20 मिनट या फिर 15 मिनट में एक ऐसे लिखेंगे। आपको लगा यार ये क्या हो गया, 15 मिनट बाकी और 2 ऐसे हैं मेरे पास, तो यानी अब एक छूटने वाला है। बिल्कुल नहीं छूटेगा। अभी कैसे नहीं छूटेगा, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रो कंक्लूजन उसके फॉर्मेट में लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 5 मिनट हैं, मेरा एक ऐसे है, तो मुझे पता है अगर मैंने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ये और ब्रेनस्टॉर्मिंग किया तो हो गया काम। इसलिए जिस भी ऑर्डर में आ रहा है उसको लिख दीजिए, जो भी आपको पता है वो लिख दीजिए, सोचिए मत ज़्यादा। और इंट्रो, कंक्लूजन ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जितना भी आ रहा है आपको उस ऐसे के रिगार्डिंग उस 5 मिनट में लिख दीजिए, जितनी भी चीज़ें आपको आ रही हैं लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। अगर आपको लग रहा है हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेरा एग्जामिनर ने मेरे साथ लगता है प्रैंक किया, 5 मिनट नहीं लगता, ये तो अभी 8 मिनट या फिर 9 मिनट थे, तो मैंने 5 मिनट सोचे किया तो 5 मिनट हो गया, तो कंक्लूजन लिख दो उसमें, कंक्लूजन। और अगर हो सके तो थोड़ा सा शुरुआत में अगर जगह है तो इसमें इंट्रो ऐड कर दो। लेकिन जो तुम्हारे पॉइंट्स है, जो तुम्हारे तुम आंसर लिखना चाहते हो, जो तुम्हारा एक्चुअल नीड, जो डिमांड ऑफ दी ऐसे, अगर तुम उसको फुलफिल कर देते हो ना, तो अगर 20 नंबर का अगर वैसे तुम इंट्रो कंक्लूजन सब कुछ लिखते तो उस फॉर्मेट में अगर मान लेते तुम्हें 11 नंबर मिलते, तो इसमें ये तो है कि 5 नंबर से कम भी नहीं मिलेंगे आपको अगर आपने ये चीज़ें लिख दी। वो बात अलग है कि जो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ले रखे हैं उसमें 0-0 तक नंबर दे देते हैं लोग, पता नहीं कैसे दे देते हैं। दिल उनका दहलता भी नहीं है 0 नंबर देने पे, मतलब इतना बंदा लिख देता है, मैंने देखे। अब तो पता नहीं देते हैं कि नहीं, लेकिन जब मैं कर रहा था उस समय 0-0 नंबर दे देते, मतलब क्या ही चल रहा है, ठीक है। तो खैर इतने नंबर तो आपको मिल जाएंगे अगर आपने सही पॉइंट लिखे हैं तो ये चीज़ आपको करनी है। इंट्रो, कंक्लूजन और फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। अगर आपके पास 3-4 मिनट 5 मिनट जो भी आ रहा है लिख दो बस। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऐसे बाकी हैं और 15 मिनट का टाइम बाकी है, तो मैं दोनों को बहुत ही औसत दर्जे का जल्दी से, जो मेरा पहला वाला ऐसे है उसको भी मैं पॉइंट लिख दूंगा। बहुत ज़्यादा पहली बात उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करूँगा, जिस भी ऑर्डर में आ रहा है उसमें लिखूँगा, ठीक है। कोट वगैरह कुछ याद आ रहा है तो उसको जल्दी से लिख दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जब भी ऐसा कुछ हो कि टाइम लगे, छूट रहा है ये वो, तो थोड़ा सा आपको दूर दूर लिखना है वर्ड्स को, और लाइन में थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए। बहुत लोगों के साथ होता है कि यूपीएससी की जो ऑफिशियल जिस तरह की वो मिलती है बुकलेट, उसमें वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और एक चीज़ और कि पेपर पीछे लगा होता है, उसको निकाल लेना। ऐसे नहीं कि जो प्रेसी राइटिंग आता है, प्रेसी राइटिंग में आप वही मतलब उसी में अंडरलाइन कर करके पढ़ रहे हो, ये मत करना। पीछे पेपर लगा रहता है अलग से, वो फाड़ लेना, उससे उसमें जो करना है खिचपिच करनी है उसमें करना, आंसर बुकलेट में मत करना। तो आंसर बुकलेट भी यूजुअली हम प्रैक्टिस करते नहीं, तो हम बहुत पास लिखते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि छोटा ऐसे, क्योंकि आपका कोई ऐसे के वर्ड गिनने वाला नहीं कि आपने 300 वर्ड का लिखा कि नहीं लिखा। वो ऐसे ही जज किया जाएगा कि हाँ कि भाई 2 से 2.5 पन्ने कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि 300 वर्ड। तो इसी वजह से थोड़ा सा स्पेसिंग दे के लिखना, इससे ऐसा लगता है थोड़ा बड़ा भी लिखा है और पढ़ने वाले के लिए भी अच्छा लगता है कि भाई स्पेस दे के लिखा है, तो साफ ऐसा लगता है, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी लगती है उसमें। तो ये स्पेशियस लिखने के थोड़े से बेनिफिट हैं, तो ये काम करना है। अगर छूट रहा है तो बिल्कुल ही काम करना है कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ बड़ा इसने लिखा और पूरा लिख दिया है। आई होप क्लियर होगा, बस घुमा फिरा के छोड़ना नहीं है। प्रेसी में क्या करना है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेसी में वही मैंने बताया, सबसे पहले फाड़ लेना पीछे से पेपर को और उसी में अंडरलाइन कर करके देखना है। प्रेसी में पहले देखिए, अगर बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर मान लेते हैं बहुत डिफ़िकल्ट प्रेसी आ जाता है, तो पैरा फॉर्म में दिया होगा तो पैरा फॉर्म की ही प्रेसी बना लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ में आपका पूरा है, मान लेते हैं कि 400 वर्ड का है आपका, ठीक है पूरा, तो एक पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा, तो इसको 1/3 में रिड्यूस कर लो, इसको 1/3 में, इसको 1/3 में, अलग अलग 1/3, और फिर तीनों कंबाइन करके लिख दो। अगर डिफ़िकल्ट है तो आसान है तो पूरे एक गो में पढ़ो,
फिर से दोबारा पढ़ो, उसका एक समरी लिख लो, मतलब रफ़ में लिखो, रफ़ प्रेसी लिखो, ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ कितने हो रहे हैं उसके उसके अकॉर्डिंग। फिर जब एक्चुअल प्रेसी लिखने जाओ तो अगर मान ले तुम्हें पता है कि कम है, तो तुम पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ पे जोड़ना है ताकि वो मेरे 1/3 तक बैठ जाए, या फिर कहाँ पे मुझे कम करना है, कहाँ कम कर सकता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि अगर मान लेता हूँ 300 वर्ड का मेरे से पूछा है तो मुझे 100 वर्ड की प्रेसी लिखनी है, लेकिन जो मैंने रफ़ में लिखा है वो तो मेरी 130 की आ रही है, यानी कि मुझे थोड़ा थोड़ा कम करते चलना है। एग्जैक्टली 300 फिट नहीं, सॉरी 100 फिट नहीं बैठना चाहिए कि भाई अगर 98 हो गया फिर 105 हो गया तो लोग नंबर कट जाएगा। हाँ ठीक है, 100 में +-2 तक तो बिल्कुल ही वो होता है, तो इसने लोड नहीं लेना है आपको पहले से। ऐसा नहीं कि भाई 130 आ रहा है, चलो फिर से एक रफ़ लिखते हैं और उसमें एकदम 100 बिठाने की कोशिश करते हैं। हो गया जो आपने लिखना था, एक ही बार रफ़ लिखना है। अब आपको लगता है ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लो अपने हिसाब से कहाँ कहाँ कम करना है, और कम हो के अपने आप वहाँ पे नंबर लिखा रहता है, तो आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि आपके इतने वर्ड हो गए, इतने वर्ड हो गए, तो उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, प्रेसी में यही है। अगर अगर आसान है तो एक गो में पूरा पढ़ डालो, एक गो में तो पूरा पहले पढ़ोगे ही, तभी पता चलेगा कि आसान है कि डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद अगर डिफ़िकल्ट है तो पैरा वाइज की समरी बना लो, और अगर वैसे है तो फिर एक बार पूरा पढ़ के पूरे कहीं अपने वर्ड्स में आपको बनाना कोशिश करना है कि जितना अपने वर्ड्स में लिख सकते हो प्रेसी को और कॉम्प्रिहेंशन को। कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली होता क्या है कि बहुत जगह स्पेस मिलती है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है खूब सी स्पेस ऐसे मिलती है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपको लगता है कैसे भरें, लोगों को इतना ही भर पाता ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोग तो 2 ही लाइन में आंसर खत्म कर देते हैं, ये मत करिए। ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा तो लिखिए, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 लाइन लिखना तो बिल्कुल बनता है। वो कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके, अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, हेंस फोर, देयर ऑफ, इस तरह के जो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जो आंसर को थोड़ा सा खींचेंगे। अपने वर्ड्स में लिखना है, थोड़ा सा खींच के आंसर को लिखना है, ताकि वो थोड़ा सा जो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, अपने कॉलेज के टाइम पे या फिर अपने स्कूल के टाइम पे जो आप प्रदर्शन करते थे, जब आपको आंसर नहीं आता था तो आप क्या करते थे, आंसर को खींचते थे। वो आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो करनी है। ठीक है, आंसर को थोड़ा सा खींचना है ताकि वो जो स्पेस है थोड़ा सा भरे। अब उसको पूरा भी नहीं भरना है। ठीक है, लास्ट में आप इसको करिए, उसी हिसाब से आप भरिए वहाँ पे। और आपको लगता है कि लास्ट में टाइम बच गया है आपके पास, ये मैंने किया था कि लास्ट में टाइम बच जाएगा तो आके और ऐड कर देंगे उसमें, भाई स्पेस तो इतना पड़ा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन पहले पूरा पेपर को कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब जनरल एडवाइस थोड़ी सी कि ब्रेक के टाइम पे क्या करना है। ठीक है, ब्रेक के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, मैंने देखा है दबा दबा के खाते हैं वहाँ पे, एकदम स्टॉल लग जाते हैं, एकदम छोले भटूरे पेल रहे हैं, मतलब कैसे खा लेते हैं, एक तो मुझे तो यही लगता है। ठीक है भाई, मैं तो घर वाले लड्डू लेके गया हूँ, आराम से खाएं 1-2। ठीक है, सेव वगैरह से थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, लड्डू वगैरह से एनर्जी आ जाती है। बस उसके बाद 2 काम करिए, या तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो रिवाइज़ करिए, नहीं तो उससे भी बेटर है हेड डाउन करके कुन्ना पकड़ के आराम करिए। उससे क्या होगा, आप एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आनी चाहिए आपको पेपर 2 लिखते वक्त, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्लगिशनेस नहीं होनी चाहिए, दूसरों को देखना नहीं है कि यार ये तो आराम से बैठा हुआ है यार, ये उससे क्या लेना देना, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे उससे कोई लेना देना नहीं तुमको। ठीक है, तो वो चीज़ में मत देखना, अपने पेपर पे फोकस रखना, चाहे पेपर 1 और पेपर 2। ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो सो रहा है, ये तो वो कर रहा है, ये तो सब लिखे डाल रहा है। नहीं, तुम्हें नहीं पता वो क्या कर रहा है। ठीक है, और कर भी रहा है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें अपने से लेना देना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा देखिएगा, चिट चैट में इन्वॉल्व मत होइएगा कि भाई पेपर 1 की देखें किसी ने आंसर की डाल दी क्या, भाई ये वाला क्वेश्चन तुमने इसका आंसर क्या लगा, ये तो बिल्कुल ही हरगिज़ मत करना। आराम से थोड़ा बहुत खाना, केला वगैरह। अब कुछ लोग सर चॉकलेट ले जाएं, अरे भाई जो खाना है वो खाओ, ठीक है, लेकिन पेल के मत खाओ, बस ये है। थोड़ा खाओ आराम से, कहीं कुन्ना पकड़ो छाया में, क्योंकि धूप बहुत होगी, पानी वानी आराम से लेके जाना, और हाइड्रेटेड रखना बॉडी को। ठीक है, बिकॉज, और हाँ, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, पेशाब वेशाब करके बैठना, ऐसे नहीं कि बीच में पेशाब लगाई तो। और उस वो चीज़ कैसे कि भाई शुरू में खूब पानी पी लो। ठीक है, पेपर में जैसे फॉर एग्जांपल 9 बजे से पेपर चालू होने वाला है, ठीक है, तो मैंने सुबह से खूब पानी पी रहा हूँ, सुबह से खूब पानी पियो, जैसे आज है आज खूब पानी पियो, 8 बजे खूब पानी पी लो जितना पीना है। ठीक है, और जैसे पेपर में जैसे 9 बजे स्टार्ट होने वाला है तो भाई 8:50 पे जाके पूरी टंकी खाली कराओ अपनी, 50-55 पे। ठीक है, वो टाइम होता है। और उसके जस्ट पहले, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन काफ़ी मैटर करती हैं, जस्ट पहले 10 मिनट पहले पानी मत पियो, नहीं तो फिर जस्ट पहले पियोगे फिर टॉयलेट होके आओगे फिर तुरंत टॉयलेट लगेगी, तो ये चीज़ आपको नहीं करना। इसमें काफ़ी गहरा एक्सपीरियंस है मेरा, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एडवाइस ये चीज़ करना चाहूँगा। ठीक है, हाइड्रेटेड रखना है। ब्रेक होगा, ब्रेक जैसे ही हो दबा के पानी पियो। ठीक है, खूब पानी पी लो। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा 10 मिनट के बाद चीज़ें जो भी कंज्यूम करनी हो खा लो, उसके बाद 15-20 मिनट खूब पानी पी लो, ताकि
पेपर 2 स्टार्ट होने से पहले जो आपको पूरी टंकी खाली करनी है, आपकी टंकी खाली हो गई, आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड है, दिमाग भी सही से काम कर रहा है, आपको नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, चिटचाट में इन्वॉल्व नहीं होना है, आराम से रिलैक्स करना है, हेड डाउन करके सो जाओ, एक नींद मार लो, उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। रिवीजन के लिए है तो नींद मारने के बाद या फिर आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो खाते खाते थोड़ा सा देख लिया या नींद मारने के बाद थोड़ा सा देख लिया। और नींद मारना एक मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक नींद नहीं मार रहे हैं उसी में टेंशन ही आ गए कि ले, और हमने तो सर ने तो बोला था कि थोड़ा सा एक नींद मारना है, एक नैप लेना है। ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर कहीं कुन्ना उन्ना मिल जाए आराम से तो मैं एडवाइस करूँगी कि रिलैक्स करो अपना आराम से। ठीक है, और बाकी यहाँ पे मैं जनरल एडवाइस ये नहीं दूंगा कि आज नहीं पढ़ना चाहिए, आज शुभ मुहूर्त नहीं है, एकदम खेलो कूदो मौज करो, जो करना है मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास नोट्स हैं रिवाइज़ करो उनको, मैं वो आपकी इच्छा है। और हाइड्रेटेड रखो, टाइम पे पहुँचो, बस रिवाइज़ करना है वहाँ जाके कर लेना आराम से, बट टाइम पे पहुँचिए। क्योंकि दिल्ली जैसे जगहों में क्या होता है, कन्या महाविद्यालय मतलब इतने कन्या महाविद्यालय हैं, तो होता क्या, पहुँच के वहाँ बैठे हैं आराम से, वहाँ पे आप आराम से बैठे हैं, जब एंट्री हुई तो पता चला ये वाला कन्या महाविद्यालय नहीं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर वो वाला कन्या महाविद्यालय है, आपकी कन्याएँ सारी वहीं पे तो इसलिए पहले जाते ही आपको मैच करा लेना कि सेंटर कोड सही है, अपना रोल नंबर मैच करा लेना, तब कुन्ना पकड़ना है, आराम से रिवाइज़ करना और टाइम पे पहुंच जाना है। ओला इन सब के भरोसे नहीं रहना है, कोई भी किसी के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है, टाइम पे पहुंचना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर बहुत रोना आएगा और बहुत पछताना आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लोगों के साथ होता है, और कई सेंटर में तो ठीक है एंट्री दे देते हैं 10 मिनट बाद, कई सेंटर में वहाँ पे लिखा हुआ 10 मिनट के पहले तक आपकी एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, टाइम पे पहुँच जाइए, वहीं पर रिवाइज़ करिए, और जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं एडमिट कार्ड में उनको एक बार पढ़ के बाकी मिलते हैं कल, और देखते हैं आपको। बेस्ट ऑफ लक सभी को। परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी आंसर की वगैरह भी हम लोग देखेंगे। कुछ आपकी और डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि, उम्मीद नहीं मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू।